क्लास 12th के सेकंड चैप्टर किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का थर्ड और लास्ट पार्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले किंग्स और फार्मर्स के बारे में पार्ट 1 और 2 में डिस्कस कर लिया। इसमें सबसे पहले हम टाउन से शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट टाउन जो इस समय के थे वो थे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार और मथुरा। अब इनका जो इम्पोर्टेंस था वो अलग अलग वजह से था। जैसे पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो वही पाटलिपुत्र, मैप में आप देखें इसकी लोकेशन यहाँ पर है। पाटलिपुत्र क्यों इम्पोर्टेंट था? बिकॉज इट वाज लोकेटेड ऑन रिवरन रूट्स। कई सारी नदी मार्ग यहाँ से निकलते थे और 4th सेंचुरी BC में ये मगध की कैपिटल भी बना था। तो नदी मार्गों के ऊपर स्थित होने की वजह से इसका महत्व था। फिर दूसरा जो है उज्जैनी की लोकेशन आप देखें यहाँ पर है। आज के समय का जो उज्जैन शहर है उसी को उज्जैनी के नाम से जाना था और ये इम्पोर्टेंट लैंड रूट्स पर लोकेटेड था, इसलिए इसका महत्व था। देन वी कम टू पुहार। पुहार वॉज लोकेटेड इन साउथ। हियर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ पुहार एज इट वाज अ कोस्टल टाउन, सो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड। यहाँ से काफ़ी सारे दूसरे देशों से व्यापार करने में आसानी होती थी। यहाँ से जहाज़ों में सामान भर के बाहर भेजा जाता था और यहाँ पर दूसरे देशों से सामान आयात भी किया जाता था। इसके बाद है मथुरा की लोकेशन आज के उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मथुरा एक इम्पोर्टेंट सिटी था जो कल्चरल, पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का सेंटर था। खास करके कुषाण टाइम में इस शहर का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। चलिए अब बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की। जब ये सिटीज़ थे तो इसके अंदर जो लोग रहते थे उनके बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो एक प्रॉब्लम जो आती है आर्कियोलॉजिस्ट को वो ये आती है कि ये जो शहर है ये आज भी आबाद है इनमें से ज़्यादातर, और यहाँ लोग अभी भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक्सकवेशन बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सका। लेकिन फिर भी जो भी यहाँ से आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं या जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं उससे पता लगता है कि जो अमीर लोग थे वो ख़ास तरह के बर्तन यूज़ करते थे, मिट्टी के बने हुए, जो काफ़ी चमकदार कलाई वाले होते थे। उनकी फिनिशिंग काफ़ी ग्लॉसी होती थी और इनके लिए स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, एंड दैट इज़ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसके अलावा कई सारे ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स और वेजल्स ये भी मिलते हैं, और इनमें इन चीज़ों को जिनसे बनाया जाता था उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आइवरी यानी कि हाथी दांत है, ब्रॉन्ज, ग्लास, शेल, टेराकोटा, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही जो टाउन्स थे उनमें हम देखते हैं कि गिल्ड्स और श्रेणी बनना शुरू हो गई थी। अगर हम इंग्लिश में कहें तो गिल्ड, और अगर हम हिंदी में बात करें तो श्रेणी। गिल्ड और श्रेणी क्या होते थे? देवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स। गिल्ड और श्रेणी जो थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन करने वालों के ऑर्गेनाइजेशन थे, और ये श्रेणी या जो गिल्ड होते थे इनके जो मेंबर होते थे वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे और उसके बाद उससे दूसरा तैयार माल मैन्युफैक्चर करके उसको बेचते थे। तो ये गिल्ड और श्रेणीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। डिफरेंट ऑक्यूपेशन को करने वाले लोगों की डिफरेंट श्रेणीज़ हुआ करती थी, और ये लोग कई बार मंदिर वगैरह बनाने के लिए दान वगैरह भी दिया करते थे। तो इसके लिए जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं इस तरह के जो इन गिल्ड और श्रेणी के द्वारा दिए गए दान से, तो उन्हें कहते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शंस। वोटिव इंस्क्रिप्शंस का मतलब ये हुआ कि ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसमें किसी संस्था के लिए दिया गया दान उसके बारे में विवरण होता है, उसको वोटिव इंस्क्रिप्शन या दानात्मक अभिलेख कहते हैं। चलिए अब इस टाइम पीरियड में जैसे जैसे सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ और जैसे जैसे ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ तो उससे जो दूसरे कंट्रीज़ थे, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था इंडिया का वो भी बढ़ गया, और इसके साथ साथ ये लैंड रूट्स के ज़रिए भी होता था और सी रूट्स के भी ज़रिए भी होता था। यहाँ से जो चीज़ें हम मेनली व्यापार में आती थी वो थी साल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर, खास करके काली मिर्च। भारत के जो मसाले थे वो पूरे यूरोप में काफ़ी पसंद किए जाते थे, और रोमन एम्पायर में बड़ी मात्रा में हम यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे, और इसके बदले में वहाँ से काफ़ी सारे वैल्यूबल करेंसी हम इंडिया को उस समय मिला करती, इसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे। इस तरह से
चाहे ज़मीन के रास्ते हों चाहे समुद्र के रास्ते हों, इंडिया वॉज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल इंडिया, यहाँ से अगर हम बात करें ये सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया से भी लैंड रूट के ज़रिए इंडिया जुड़ा हुआ था। और उसके अलावा सी रूट्स की अगर हम बात करें तो ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, ये ईस्ट अफ्रीका हो गया और ये नॉर्थ अफ्रीका, इससे भी इंडिया जुड़ा हुआ था। इसके साथ साथ वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया हो गया, यहाँ से भी जुड़ा हुआ था। और अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, यहाँ से भी भारत जुड़ा हुआ था। अब जो इस समय जो व्यापारी होते थे उनको तमिल भाषा में जो सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे उन्हें मसत्तुवन कहा जाता था, और इसी को प्राकृतिक भाषा में सेठी या सातवाह भी कहा जाता था। चलिए, अब इस समय जैसे धीरे धीरे ट्रेड डेवलपमेंट हुआ तो उसके साथ साथ कॉइन्स का भी डेवलपमेंट शुरू हुआ। 6th सेंचुरी BC से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सिक्के ढाले गए थे उनको पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं, जो सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे। ये सबसे पहले बनाए गए सिक्के थे भारत के अंदर, इससे पहले सिक्कों का यूज़ इंडिया में नहीं होता था। और इसके साथ साथ पहली बार सिक्कों के ऊपर कोई इमेज या कोई नाम लिखने का जो रिवाज है वो शुरू किया था इंडो ग्रीक रूलर्स ने। इंडो ग्रीक रूलर्स जो सिकंदर के जाने के बाद, सिकंदर के बाद नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था इंडिया का, जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा और थोड़ा बहुत पाकिस्तान का, आज के प्रेजेंट पाकिस्तान का हिस्सा, वहाँ पर रूल किया करते थे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को शुरू करने का काम किया कुषाणों ने 1st सेंचुरी के आसपास, 1st सेंचुरी CE में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, यानी कि जो जनजातीय गणतंत्र थे, फॉर एग्ज़ाम्पल योधे जो कि पंजाब और हरियाणा में रूल किया करते थे, उन्होंने भी काफ़ी मात्रा में कॉइन्स ढाले और कॉपर के कॉइन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके मिलते हैं। सबसे उम्दा किस्म के, सबसे अच्छी क्वालिटी के जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो गुप्ता रूलर्स के टाइम पर जारी किए गए। यहाँ पर नीचे आप डिफरेंट इमेजेस में देख सकते हैं कि उस समय किस तरह के कॉइन्स चला करते थे। बाद में हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी CE तक आते आते कॉइन्स मिलना धीरे धीरे कम हो गए। इसके पीछे आर्कियोलॉजिस्ट के ओपिनियन डिफरेंट हैं, हिस्टोरियंस के ओपिनियन डिफरेंट हैं। कुछ का ये मानना है कि 6th सेंचुरी तक आते आते रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। दैट्स वाई इंडिया का जो व्यापार था रोमन एम्पायर से वो घट गया था और इसीलिए सिक्के मिलना कम हो गए। कुछ का यह मानना है कि जो सिटीज़ उस समय थी 6th सेंचुरी CE से पहले की, अब उनके बजाय दूसरे सिटीज़ डेवलप होने लग गए, इसलिए हमें कॉइन्स मिलना बंद हो जाते हैं। कुछ ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि इन्हीं कॉइन्स को गला करके फिर दूसरे कॉइन्स बना लिए जाते होंगे, तो इसलिए हमें इस समय के कॉइन्स नहीं मिलते हैं। चलिए, अब अगली बात कर लेते हैं इंस्क्रिप्शंस की। ये बात हमने पहले भी की कि सबसे पहले जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया 1838 में। उनमें इस काम में काफ़ी सारे जो पंडित जो थे, भाषा के जानकार बंगाल के, उनकी हेल्प ली और इंडिया की जो भी स्क्रिप्ट्स थी उनको काफ़ी सारा उनको स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने ये इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और जो प्राकृत लैंग्वेज है इसका मीनिंग हमें जेम्स प्रिंसेप के द्वारा उनके डीप स्टडी के ज़रिए पता लगा। और जो नॉर्थ वेस्ट में जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी वो थी खरोष्टी। खरोष्टी को पढ़ने में एक सहूलियत ये थी कि जो खरोष्टी के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस थे वो साथ साथ ग्रीक लैंग्वेज में भी, ग्रीक स्क्रिप्ट में भी थे, तो उन शब्दों को तुलना करके इसको पढ़ना आसान हो गया। अब जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है ज़्यादातर वो देवनाम P से शुरू होते हैं, जिसको हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्लीजेंट टू बी होल्ड। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। वैसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल सोर्स हैं हिस्ट्री को जानने के, लेकिन फिर भी इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लेटर्स होते हैं वो बड़े ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एनक्रिप्ट करके नहीं लिखे होते हैं, तो हम उन्हें ठीक से पढ़ नहीं पाते। फिर कभी कभी ये भी होता है कि इतने लंबे टाइम पीरियड के दौरान कभी किसी वजह से इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो गए हों और उनके कुछ लेटर्स मिसिंग हो गए हों, तो हम उसको
नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें से लेटर्स ही मिसिंग है कुछ। फिर हम देखते हैं कि कई बार जो वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए उनका मीनिंग हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, क्योंकि टाइम बीतने के साथ साथ लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनके मीनिंग भी बदल जाते हैं। तो आज से 2000 साल पहले जो वर्ड का मीनिंग जिस समय होता होगा, आज शायद वो मीनिंग हम नहीं लेते हैं उस वर्ड का, तो कई बार ये भी दिक्कत आती है। फिर ये भी हम देखते हैं कि जो आम जनता है उसके उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस वगैरह में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता है। फिर ये भी है कि जो इंस्क्रिप्शंस बनवाने वाले लोग होते थे वो अपने ही विचारों को इम्पोर्टेंस उसमें दिया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस की भी कुछ लिमिटेशन है। इससे हम पूरी तरह से आश्वस्त होकर के किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच सकते। इसमें भी कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई शंका शेष रह जाती है। चलिए अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो देख लीजिए आप। मेंशन द नेम्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस पीरियड, व्हाट वर गिल्ड्स ऑफ चाइनीज, व्हाट वर वोटिंग इंस्क्रिप्शंस, राइट एन अकाउंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। चलिए ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।